बहुत सब जो तुमने बातें कही बहुत दिल से कही, और शब्दों के बारे में जो तुमने कहा वो मुझे बहुत बहुत मुतासिर किया उसने। और अब क्योंकि और तो कोई है नहीं, मुझे ही बोलना है, तो दोनों पहलू के लेखक हमारे मेरे आसपास बैठे हैं जिन्होंने यथार्थ पर लेखन किया है। वर्षा ने बाकायदा जाकर जेल में हालात देखे और फिर उन पर लेखन किया, उसके लिए वो बहुत बधाई की पात्र है। बहुत हिम्मत चाहिए एक खौफनाक किस्म के यथार्थ के रूबरू होने के लिए, और फिर उसको अपने जहन में रहने देने के लिए हम उससे डर कर भागने लगते हैं और फिर उसको लिखने के लिए। ये एक तरह का लेखन है जो बहुत बधाई का पात्र है। और दूसरी तरह का लेखन वो है जो यथार्थ का अतिक्रमण करता है। अब मुझे क्योंकि अध्यक्षीय भाषण भी देना है तो मैं वहीं जाकर असल दोस्तों, मुझे परेशानी बहुत होती है जब भी ये पद मेरे सामने आता है, स्त्री लेखन, और बार बार पता नहीं क्यों मुझे इस पर बोलने के लिए बुलाया जाता है, जबकि मैं बहुत बार कह चुकी हूँ कि जहाँ तक मेरा अपना ताल्लुक है, जन्म से मैं स्त्री हूँ और मैं से उसे पेशा कहने में भी एतराज़ नहीं है, मगर कर्म करती हूँ। कर्म से मैं लेखक हूँ। लेखिका शब्द मुझे लगता है कि बहुत पुराना हो गया। कवियत्री, लेखिका, ये आ जो डाल के हमने उसको स्त्रीलिंग बनाया है, ई आ डाल के, उसको हटा देना चाहिए। लेखक, साहित्यकार, कवि सुंदर लगता है, सुनने में भी सौंदर्य बोध तो होना चाहिए कुछ उसमें। तो जब कहते हैं स्त्री लेखन, मेरी समझ में नहीं आता कि उसका मतलब क्या है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपसे जवाब मांग रही हूँ, मैं नहीं बोल रही। क्या सभी स्त्रियां एक जैसा लेखन करती हैं? एक ही तथ्य पर लेखन करती हैं? एक ही भाषा में लेखन करती हैं? एक ही शिल्प में लेखन करती हैं? क्या उन सबकी का सौंदर्य बोध एक ही होता है? क्या उनकी जीवन दृष्टि एक ही होती है? क्या उनका राजनीतिक सोच एक ही होता है? क्या उनकी मनोवैज्ञानिक समझ एक ही होती है? क्या उनकी जीवन के प्रति आस्था एक ही होती है? क्या उनकी मानवीयता के प्रति आस्था एक ही होती है? इसमें आज जवाब दें मुझे। मैं क्योंकि यहाँ खड़ी हूँ, मैं जवाब देती हूँ कि उनकी मानवीयता के प्रति आस्था एक जैसी है, बस। बाकी सब फर्क होता है। अगर फर्क नहीं होता तो क्या कृष्णा सोप्ती और मणिका मोहिनी के साहित्य के रचनाओं में आपको साम्य दिखता है? आप देख सकते हैं साम्य उसमें? क्या मृदुला गर्ग और सूर्य बाला के लेखन में आप साम्य देख सकते हैं? क्या मृणाल पांडे और चित्रा मुद्गल के लेखन में आप साम्य देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्या नम्रता देव सेन और वाणी बासु के लेखन में आप साम्य देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो अगर साम्य नहीं देख सकते, इसका मतलब ये स्त्रियों का लेखन नहीं है। ये कृष्णा सोप्ती का लेखन है, ये मणिका मोहिनी का लेखन है, ये चित्रा मुद्गल का लेखन है, ये सूर्य बाला वगैरह का लेखन है। ये उस व्यक्ति का लेखन है। और व्यक्ति क्या होता है, उसकी वो बहुत बड़ी चीज तो होता नहीं, बहुत छोटी चीज होता है, मगर उसका जो एक जीवन होता है, उसमें से वो जो उसके अनुभव होते हैं, उनमें से जो वो अनुभूतियां ग्रहण करता है, उसमें से जो स्मृति में बचा रहता है, उसकी जो वांछा होती है, उसकी जो कल्पना होती है, जो वो चाहता है कि हो जीवन, वो सबको मिलकर वो एक किसी क्षण में, एक किसी जुनून के क्षण में कहने बैठ जाता है।
और कहता नहीं है, अनकहा छोड़ छोड़ कर कहता है। जो कह देते हैं वो कहन होता है, जो अनकहा रह जाता है वो कहानी होती है। वही कहानी होती है जो अनकही रह जाती है। उसमें आप कहते हैं, आप जो पाठक हैं वो उसमें जो अनकहा रह जाता है उसको कहते हैं, तब वो साहित्यिक कृति बनती है। वरना वो सिर्फ कहन होता है, एक चुटकुला होता है, एक वृतांत होता है, वो कृति नहीं। अब वो कृति किसकी है, उसका जेंडर क्या है, उसकी भाषा क्या है, उसका मजहब क्या है, उसका ईश्वर के प्रति आस्था है नहीं है, वो नास्तिक है आस्तिक है, ये बेमानी है। जो मानी खेज है वो उसकी जीवन दृष्टि है और उसकी अतिक्रमण करने की शक्ति है, क्षमता है। हमें अनुभव तो होते ही हैं। ये तो नहीं है कि स्त्री पुरुष के अनुभव नितांत अलग है। स्वभावगत एक या दो अनुभव ऐसे हैं जो पुरुष में होते हैं स्त्री को नहीं, या स्त्री को होते हैं पुरुष को नहीं। संस्कारगत अनेक अनुभव ऐसे हमारी संस्कृति में जो पैदा किए गए हैं, जो हमारी रिवायतें रस्में रिवाज बने हैं, ऐसे अनेक अनुभव हैं जो स्त्री को होते हैं पुरुष को नहीं, या पुरुष को होते हैं स्त्री को नहीं। स्वभावगत अनुभव जो है, एक तो जो चालू है, क्लीशे बन चुका है कि स्त्री माँ बन सकती है, पुरुष नहीं हो सकता। स्त्री का मासिक धर्म होता है, पुरुष का नहीं होता, जिसका संबंध बच्चे की पैदाइश से ही है। मगर इसके अलावा एक स्वभावगत जो अंतर है उसके बारे में कोई कहता नहीं है, उसे अश्लील माना जाता है। स्वभावगत अंतर ये है कि पुरुष में जब काम उत्तेजना जागृत होती है तो वो स्पष्ट दिखलाई देती है, दैहिक रूप से वो दिखलाई देती है, वो स्पष्ट होती है। स्त्री में नहीं होती। स्त्री तो ऑर्गेज्म का भी नाटक कर सकती है। ये बहुत बड़ा स्वभावगत अंतर है दोनों के बीच। बाकी सारे संस्कारगत अंतर है। उसमें से हमारा एक संस्कारगत अंतर जो बार बार मुझे परेशान करता है वो ये है कि अगर कोई भी हारी बीमारी हो तो पुरुष का उससे कोई मतलब नहीं। पुरुष को उसकी देखभाल करने की जरूरत नहीं। स्त्री बीमार हो तो उसकी बहनों को ढूंढ के लाओ या नंदों को ढूंढ के लाओ, वो उसकी देखभाल करेगी, नहीं तो पड़ोसियों को ही ले आओ। पुरुष बीमार होता है तो ये हमारा संस्कार है, ये स्वभाव नहीं है स्त्री का वो तीमारदारी करे, मगर वो उस संस्कार बन चुका है कि नहीं करेगी तो जिएगा कैसे। कुछ हद तक माँ बनने के कारण कुछ सालों तक उसे स्वभावगत रूप से भी बच्चे का पोषण करना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि अपना दूध पिलाए, मगर पिलाती है तो वो स्वभावगत रूप से होता है, नहीं तो संस्कारगत रूप से हम परिवार का पोषण करती है। और ये जो है संस्कारगत रूप से जो पुरुष ये जिम्मेवारी नहीं लेता है, हमारे मध्यवर्गीय परिवारों में, उच्च वर्ग के परिवारों में और निम्न वर्ग के परिवारों में भी उसका सबसे उत्तम साहित्यिक उदाहरण तो कफन कहानी है। अब वो कहानी स्त्री ने नहीं पुरुष ने लिखी, प्रेमचंद की कफन कहानी है। वो इसी का वो रूप है, चरम रूप है इसी स्वभावगत अंतर का। तो ये इस तरह के अंतर हैं जो अनुभव में होते हैं। इसके अलावा स्त्री और पुरुष के अनुभव सब एक ही होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, मगर एक स्त्री का अनुभव दूसरी स्त्री का भी अनुभव हो ये कतई जरूरी नहीं।
और अगर वो भी तो उस अनुभव के कारण उसकी जीवन दृष्टि, जैसे मैंने पहले कहा, उसकी भाषा, उसका शिल्प, उसकी राजनीतिक सोच, उसकी परकाया प्रवेश करने की क्षमता, उसकी अतिक्रमण करने की क्षमता एक ही हो, ये जरूरी नहीं है। इसलिए हर स्त्री एक लेखक होती है, एक अकेली लेखक होती है। हम एक हजारों लेखक हैं। हमारा क्या जेंडर है उसकी कोई भी जरा सा भी मेरे मन में मूल्य नहीं है। हमारे अनुभव अलग होते हैं, हाँ होते हैं, ठीक है, मगर जब हम लिखते हैं तो हम खुद उन अनुभवों का अगर अतिक्रमण न कर पाए, अगर हम परकाया प्रवेश न कर पाए, तो हम किस बात के लिए करें। और एक बात भाषा पर बहुत अच्छी गीतांजलि ने कही। फॉकनर ने कहा था, लैंग्वेज इज ए cracked kettle on which we play tunes to make bears dance, and we want the very stars to melt in pity. तो हम भाषा एक अनगढ़ चीज है, वो एक तरेड़ खाई हुई केतली है। ये हमारा साहित्य का एक जिस कहते बिल्ट इन फेलियर है कि हमें शब्दों को इस्तेमाल करना होता है, उन्हीं के माध्यम से रचना करनी होती है। वो शब्द जो भूषण खाने में भी बोले जाते हैं, वो शब्द जो रसोई में भी बोले जाते हैं, वो शब्द जो संभोग के समय भी बोले जाते हैं, वो शब्द जो बच्चे से भी बोले जाते हैं, वो सब शब्द हैं। और उन्हीं शब्दों के माध्यम से हमें बिल्कुल अलग कुछ और भावनाएं प्रकट करनी होती, जो यथार्थ का अतिक्रमण करती, उस यथार्थ का जिसको हमने बहुत ऊंची जगह पर बिठाया। तो क्योंकि हमें शब्दों का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए उन शब्दों को हम इस तरह कहते हैं या कोशिश करते हैं कहने की जैसे पहले कभी किसी ने ना कहा, और हम जानते हैं ऐसा नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो पहले न लिखी गई हो, ऐसी कोई चीज नहीं है जो पहले न कही गई हो। सब कुछ पुनर्लेखन है, सब कुछ पुनर्कथन है, मगर फिर भी सब कुछ नया है, क्योंकि हम उसमें हमारा नजरिया होता है, हमारी अपनी जीवन दृष्टि होती है, वर्ल्ड व्यू होता है, हम होते हैं, हमारा अस्तित्व होता है, हमारी अस्मिता होती है, हमारी आत्मा होती है। एक बात अभी जब वो इससे पहले जो सेशन हो रहा था उसमें एक वाक्य कहा गया था, उस चांडाल ने पूछा शरीर को हटाऊं कि आत्मा? तो लेखक मात्र शरीर नहीं होता, लेखक जो होता है वो बहुत चीजों का जो घालमेल वो होता है, वो एक अकेला होता है। लेखन अकेले किया जाता है। आप 50 लोग मिलकर पेंटिंग तो बना सकते हैं, किताब नहीं लिख सकते, कहानी नहीं लिख सकते। लिखते हैं जब लिखने की लोगों ने कोशिश की है वो असफल है। तो मैं कहना चाहती हूँ हाथ जोड़कर कि कृपया ये वाला सेशन अब आप कभी ना कीजिएगा। ये सिर्फ हिंदुस्तान में क्यों होता है? बहुत से देशों में मुझ नाचीज को बोलने के लिए बुलाया गया, कहीं भी ये विषय मुझे नहीं दिया। जापान में बुलाया तो उन्होंने मुझे हेडोनिज्म एंड एस्थेटिसिज्म इन लिटरेचर पर बुलाया, भोग और त्याग। इटली में ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी पर बुलाया। चीन ने भी नहीं दिया मुझे। चीन ने भी कहा हाउ इज क्रिएटेड वर्क, हाउ डज इट ग्रो। डेनमार्क ने पूछा whom do we write for, किसी ने नहीं कहा तुम
बेवकूफ बेदारगुदम, तुम स्त्री हो इसलिए भैया तुम और बेदारगुदम अहमक स्त्रियों पर बोलो जिन्होंने लेखन करने की हिम्मत गुस्ताखी की है। तो मेरी फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना है साहित्य अकेडमी से, जिनकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस बदतमीजी करने के लिए, इस गुस्ताखी करने के लिए उन्होंने बाकायदा मुझे मंच प्रदान किया। कृपया बस इति हो गया। अब स्त्री लेखन पर आप प्लीज कोई सत्र ना करें, गोष्ठी ना करें। आप चाहें तो एक अकेला सत्र मैत्रेयी पुष्पा का कर लें, हम आकर बोल लेंगे, खुशी से बोल लेंगे। वो एक स्त्री है जो कहती हैं मैं स्त्री हूँ, हम उन पर खुशी से आके बोल लेंगे, तारीफ भी कर देंगे, निंदा भी कर लेंगे, खुशी से करेंगे। मगर स्त्री लेखन पर कम से कम मुझे माफ कीजिए, मेरी बहुत उम्र हुई। अब बाकी के मैं वर्ष अपने व्यर्थ नहीं